बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आप दर्शकों सभी का स्वागत है। मैं नई आवाज लेकर आपकी आवाज बनकर नरेंद्र ठाकुर आपके बीच में शामिल हूँ और आज हमारे बीच में है हमारे राजनीतिक समीक्षक नवनीत गर्ग जी। इसके पूर्व में आप इस राजनीतिक कड़ियों का आपको प्रसारण आप सुन चुके हैं। बैतूल लोकसभा सीट के सभी विधानसभाओं का क्रमवार विश्लेषण आपके माध्यम से यहाँ हुआ है। एक बार फिर से हम घोड़ा डूंगरी को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में है हमारे राजनीतिक समीक्षक श्री नवनीत गर्ग जी। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपसे रूबरू होकर पहला प्रश्न आपके लिए करता हूँ कि ये घोड़ा डूंगरी सीट ये कब अस्तित्व में आई और इसका पहला विधायक होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? घोड़ा डूंगरी सीट वैसे तो 62 में आई है, पर 1957 में बैतूल के साथ संयुक्त विधानसभा सीट के रूप में चुनाव हुआ था और उस समय डबल विधानसभा कहलाती थी। तो बैतूल और घोड़ा डोंगरी के दो लोग चुनाव लड़े थे। एक दीपचंद जी गोठी बैतूल से जीते थे और घोड़ा डोंगरी से मोहकम सिंह जी जीते थे। इस तरह से 1957 में घोड़ा डोंगरी से पहला विधायक निर्वाचित होने का श्रेय स्वर्गीय मोहकम सिंह जी उइके को प्राप्त हुआ था। जब से सीट का गठन हुआ और जब से सीट अस्तित्व में आई है, तब से आज तक केवल आरक्षित रही है और परिसीमन की बात भी इसका नसीब यही रहा है कि इसको आरक्षण ही इसके पक्ष में गया है। तो इस संदर्भ में आरक्षण किस लिए और किस वर्ग के लिए है और क्यों है, इसमें आप थोड़ा अपना 1957 में जो पहले उम्मीदवार विजयी हुए थे कांग्रेस के मोहकम सिंह जी उइके, वे भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे और आज 2023 का जो अंतिम अभी चुनाव हुआ है वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग की उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से अपने निर्माण से 1957 से आज तक यह विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और परिसीमन 2 बार हुआ। 2008 में परिसीमन हुआ, उसके बावजूद यह सीट अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रही है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं नवनीत जी। इस सीट का स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। पूर्व में इसका स्वरूप कैसा था और वर्तमान में कैसा है? यह तो बात तय है, जैसे मैंने भी बताई कि यह 1957 से आज तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। पूर्व में इस सीट घोड़ा डोंगरी सीट कहलाती है। ये घोड़ा डोंगरी के साथ सारनी थर्मल पावर पाथाखेड़ा कोल माइन से एरिया जुड़ा हुआ था। 2000 उसके बाद परिसीमन हुआ 2008 में, तो यह सीट से सारनी पाथाखेड़ा कट गया और घोड़ा डोंगरी से उस मार्ग पे सलैया तक विधानसभा रही। उसमें सारनी पाथाखेड़ा कटने के बाद इसमें चिचोली क्षेत्र जुड़ गया है और चिचोली घोड़ा डोंगरी शाहपुर भौरा, इस तरीके से यह विधानसभा बन गई है और यह बहुत बड़ा कार्य इसका क्षेत्र है और ये जिले की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है। दोनों दलों की ओर से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से पारिवारिक कसरत हमको देखने को इस घोड़ा डोंगरी सीट पर बहुत मिलती रही है। कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने इस सीट से एक परिवार के कई सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस बारे में आप थोड़ा बताएं। यहां से आदिवासियों में उइके जो सरनेम है उसी के अधिकांश उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। इसमें जैसा आपने पूछा कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को टिकट मिली है, ऐसा हुआ है। और सबसे पहले मैं बात फिर वहीं करूंगा कि 1957 में मोहकम सिंह जी उइके इस सीट से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 1993 में उनके पुत्र प्रताप सिंह जी उइके को यहाँ कांग्रेस ने टिकट दी और वे भी निर्वाचित हुए। 98 में भी वो निर्वाचित हुए। इस तरीके से एक परिवार तो यह हो गया और प्रताप सिंह जी को उसके बाद भी 2008, 2016, 18 में चुनाव लड़ने का अवसर मिला। 13 में भी चुनाव लड़े हुए। अब मैं दूसरे परिवार की बात कर रहा हूं, तो दूसरा परिवार है रामजी लाल उइके जी का। इनको गुरुजी के रूप में कहा जाता है और ये बड़े लो प्रोफाइल में रह के इन्होंने राजनीति करी है। तो रामजी लाल जी को सन 80 में भाजपा ने टिकट दी। भाजपा के गठन के बाद रामजी लाल जी इस विधानसभा सीट से भाजपा के पहले उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद ये दूसरी बार निर्वाचित होने का अवसर इनको 90 में मिला है। इस तरीके से इन्हें टिकट कई बार मिली,
पर ये निर्वाचित 2 बार हुए और उनकी पत्नी गीताबाई जो जनपद अध्यक्ष भी रही हैं घोड़डोंगरी से और घरेलू महिला हैं, उन्हें भी पार्टी ने उन पर दांव आजमाया और 2008 में उन्हें टिकट दी भाजपा ने और वो भी निर्वाचित हुई। इस तरीके से एक परिवार के रामजीलाल और गंगा और गीताबाई को भी पार्टी ने कई बार टिकट दी। अब तीसरा परिवार और आता है यहाँ, वो भी उइके हैं। वे थे सज्जन सिंह जी उइके गुरुजी, जैसा नाम था वैसे ही वे भी थे, बहुत सज्जन माने जाते थे और उन्हें 2003 में पार्टी ने सबसे पहले टिकट दी, वे निर्वाचित हुए और उसके बाद 2013 में वो निर्वाचित हुए और उनका असामयिक निधन हो गया और उसके बाद 2023 में उनकी पत्नी श्रीमती गंगाबाई उइके को पार्टी ने टिकट दी और वे फिलहाल भाजपा से वर्तमान में विधायक हैं। यूं तो उस सीट पर परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस ही मूल पार्टियां रही है, लेकिन अधिकांशतः यह देखने में आया कि गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ही वहां पर ज्यादा विजय होते रहे। इसका क्या कारण है? इस सीट से अधिकांशतया भाजपा या पूर्व में जनसंघ थी, जो बाद में 1980 के पहले जनता पार्टी बनी और 80 में वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। इस तरीके से गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के रूप में यहाँ सर्वाधिक बार अधिकांश समय जनसंघ जनता पार्टी या भाजपा के उम्मीदवार को अवसर मिला है। इसका मैं कारण ये मानता हूं कि ये शुरू से ही इस क्षेत्र में जनसंघ ने बहुत काम किया है और जनसंघ का अस्तित्व बहुत मजबूत था, इसलिए अधिकांश समय उसका फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और अधिकांश बड़े पटेल जो गैर आदिवासी थे वे भी जनसंघ से जुड़े थे। इसका फायदा गैर कांग्रेसी पार्टी उम्मीदवारों को मिला और वो जीतते गए। लेकिन फिर भी कितने बार भाजपा, कितनी बार जंक्शन और कितनी बार कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से विजय होने में सफलता नौदार थे? इस सीट से 15 चुनाव हुए हैं और उसमें 10 बार जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा, मतलब ये अपन गैर कांग्रेसी एक ही मानेंगे, ये जीते हैं और 5 बार कांग्रेस को जीतने का अवसर मिला है। इस सीट से कौन से ऐसे पिता पुत्र हैं जो इस पार्टी से लड़े भी और जीते भी? इस बारे में आप बताएं। मैंने आपको बताया था अभी कि एक ही परिवार के सदस्यों में, तो ये मोहकम सिंह जी उइके थे, 1957 में जीते हैं ये और कांग्रेस से जीते हैं और उसके बाद उनके पुत्र जो दिल्ली में शासकीय सेवा में थे, उन्हें कांग्रेस ने नौकरी छोड़कर उनको पार्टी ने टिकट देने का मौका दिया और बुलाया और वो चुनाव लड़े। इस प्रकार से पिता पुत्र के रूप में ये जोड़ी ने एकमात्र जोड़ी है जो इस सीट से चुनाव लड़ी है और जीती भी है। ये कुछ बड़ा रोचक प्रश्न है जो मैं नवनीत जी से करने जा रहा हूं। इस सीट से पति पत्नी के 2 जोड़े एक ही पार्टी से लड़े भी और जीते भी। इसके बारे में बताइए, क्या ये मध्य प्रदेश में अनूठा उदाहरण है? ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एक ही पार्टी ने 2 बार पति पत्नियों को टिकट दिए और वे सफल भी हुए हैं। उनमें मैंने अभी हमने बताया था क्वेश्चन के जवाब में कि रामजीलाल गुरुजी 80 में पहली बार लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद 90 में भी जीतते हैं। उनकी पत्नी गीताबाई 2008 में जीतती हैं और बाद में 2018 में वे हार जाती हैं। रामजीलाल जी भी 93 में प्रताप सिंह जी से हारते हैं। तो इस तरीके से एक परिवार के पति पत्नी ये हो गए और यहाँ पर भी इसके अलावा सज्जन सिंह जी उइके और उनकी पत्नी गंगाबाई उइके, इन दोनों को भी पार्टी ने मौका दिया है, लड़े हैं और दोनों जीते हैं। 2003 और 2013 में सज्जन सिंह जी और 2023 में गंगाबाई। तो ये पति पत्नी के 2 जोड़े हैं और मेरा ऐसा मानना है कि संभवतः ये मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट होगी, विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, जिसमें 2 पति पत्नी एक ही पार्टी से लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। क्या इस सीट से अलग अलग पार्टी से जीते 2 नेता विभिन्न सरकारों में मंत्री भी बने? इस बारे में बताइए। जिले में क्या ये एकमात्र सीट है इस तरह की? कह सकते, हाँ, ये तो ऐसा एकमात्र सीट है जहां से 2 पार्टियों के नेताओं को मध्य प्रदेश के विभिन्न मंत्रिमंडलों में कार्य करने का अवसर मिला है, सम्मान मिला है। उसमें पहला नाम मैं रामजीलाल उइके जी का बोलता हूं, जो 1990 में भी निर्वाचित हुए थे और उस समय सुंदरलाल जी पटवा की सरकार में वे संसदीय सचिव के पद पर सुशोभित हुए थे। उद्योग विभाग उनको दिया गया था और वो मंत्री के समकक्ष भी माना जाता था।
उसके बाद 1993 में प्रताप सिंह जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन उन्हें मंत्री बनने का अवसर 1998 में मिलता है, जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाता है। और तारीफ की बात यह है कि वे उस समय बैतूल के प्रभारी मंत्री भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार दो अलग-अलग दलों की अलग-अलग सरकारों में एक ही विधानसभा के दो नेताओं को मंत्री पद प्राप्त करने का अवसर मिला है, और यह भी मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में एक अलग उदाहरण होगा। इस सीट से ऐसा कौन सा नेता है जिसको उनकी पार्टी ने सर्वाधिक बार टिकट दी, वो जीते भी, हारे भी और उन्होंने दल भी बदला? ये तो प्रताप सिंह जी की बात, इसके लिए प्रताप सिंह जी का नाम सामने आता है कि जब प्रताप सिंह जी पहली बार 93 में लड़े, कांग्रेस से जीते, 98 में लड़े, जीते, उसके बाद उनको जीत नसीब नहीं हुई। उनको 2003 में पार्टी ने टिकट दी, 2008 में टिकट दी, 2016 में उनको उपचुनाव में लड़वाया, लेकिन वे हार गए। उपचुनाव हुआ था सज्जन सिंह जी के असामयिक निधन के बाद, और उसमें मंगल सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे और प्रताप सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और मंगल सिंह जी चुनाव जीते थे और 2 साल विधायक रहे थे। उसके बाद 2018 में प्रताप सिंह जी को टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया था और चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार इस विधानसभा सीट से सर्वाधिक बार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड कांग्रेस के प्रताप सिंह जी को जाता है। इस सीट पर शिक्षकों का बहुत प्रभाव देखने में आया है और शिक्षक विधायक भी बने हैं। तो क्या ये एक रिकॉर्ड है या इस तरह की परंपरा है? इस बारे में कुछ बताइए। इस सीट से 3 शिक्षकों को विधायक बनने का अवसर मिला है और ये शासकीय सेवा में थे। इसमें सबसे पहले नाम फिर रामजी लाल उइके जी का आता है। इनका उपनाम भी गुरुजी है और ये चुनाव लड़े, भाजपा से जीते और इन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक आगे आए। इसके बाद दूसरा नाम आता है सज्जन सिंह जी उइके का। सज्जन सिंह जी भी शासकीय सेवा में थे, शिक्षक थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी और 2003 में पहला चुनाव जनसंघ भाजपा से लड़े और वो जीते। इसके बाद उनका देहांत हो गया। 2023 में उनकी पत्नी श्रीमती गंगाबाई उइके को टिकट दी भाजपा ने, वे भी चुनाव जीती, वे भी शिक्षक थीं और वे शिक्षक से इस्तीफा देने के बाद उनको मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया था और एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने भी लो प्रोफाइल में रह के राजनीति करी है और उनको अपने पति के कार्यों का फायदा भी मिला है और वे शिक्षिका के रूप में बाद में विधायक निर्वाचित हुई हैं। एक नाम और आता है, इसको अपन यूं कह सकते हैं कि बैतूल से सांसद वर्तमान में दुर्गादास उइके गुरुजी हैं। ये भी शिक्षक थे और ये 2 बार 2019 और 2024 में बैतूल संसदीय क्षेत्र से विधायक सांसद निर्वाचित हुए हैं। और मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसमें घोड़ डोंगरी भी शामिल है। इस तरीके से घोड़ डोंगरी ने एक शिक्षक को सांसद के रूप में भी वोट दिया है 2 बार। तो बैतूल लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक चारागाह पूर्व में माना जाता रहा है। जब भी जिसकी इच्छा होती रही है वो दिल्ली से बैतूल तक का सफर बड़ी आसानी से सफर तय करता हुआ यहाँ चुनाव लड़ने की मन्नत करते हुए आता है। लेकिन हमारे ही सरजमी से पैदा हुए केंद्र सरकार के, जिन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले ऐसे कौन से नेता हैं? ये ऐसे एकमात्र नेता प्रताप सिंह जी ही हैं जिन्होंने दिल्ली की बड़ी नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने का ठाना और 1993-98 में जीते। इस तरीके से प्रताप सिंह जी एक बड़ी सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी माटी पे लौटे और उन्होंने यहाँ जीत भी हासिल करी और यहाँ सेवा भी करी। इस सीट का एक बड़ा रोचक तथ्य है कि एक नेता पति को हरा देता है और लेकिन उस नेता की पत्नी से हार जाता है। वो कौन है? 1993 में प्रताप सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं और उनके सामने भाजपा में उम्मीदवार के रूप में रामजी लाल उइके रहते हैं। चुनाव परिणाम आता है प्रताप सिंह जी के फेवर में और प्रताप सिंह जी रामजी लाल जी को हरा देते हैं। लेकिन समय पलटता है और 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर प्रताप सिंह जी तो कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन उनके सामने भाजपा ने रामजी लाल जी की पत्नी गीताबाई को उम्मीदवार बनाया जाता है और गीताबाई प्रताप सिंह जी को हरा देती हैं। इस तरीके से जो प्रताप सिंह जी 93 में
रामजीलाल जी को हराते हैं तो 12-13 साल बाद वे ही उनकी पत्नी से हार जाते हैं। अच्छा नवनीत जी, एक इस सीट की एक और काबिलियत है या ये कह लीजिए कि मतलब बड़ी विचित्र तथ्यों में शामिल होता है कि इस सीट से लगातार 2 बार जीतने वाले एकमात्र नेता हैं, वो कौन? वो फिर प्रताप सिंह जी हैं, जो 1957 से लेके 2023 तक एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लगातार 2 बार जीत नसीब हुई है, 1993 और 98 में। रामजी लाल जी भी जीते पर 80 और 90 में जीते, और सज्जन सिंह जी भी जीते लेकिन 2003 और 13 में जीते। लगातार जीतने का किसी को अवसर नहीं मिला। इस तरीके से लगातार 2 बार जीतने का श्रेय भी प्रताप सिंह जी के नाम है। यदि इस सीट पर परिसीमन होता है और तो इसका स्वरूप कैसा होगा? यह तब सीट भी क्या यह सीट आदिवासी वर्ग के लिए बिल्कुल आरक्षित है? आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यह सीट इस बार भी परिसीमन अगर होता है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी, भले परिसीमन का स्वरूप कैसा भी हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर महिला आरक्षण होता है तो यह सीट महिला वर्ग के लिए चली जाए, ये अलग बात है। लेकिन वर्ग तो आदिवासी वर्ग ही होगा जिसके लिए यह सीट आरक्षित रहेगी। और एक अंतिम प्रश्न लेकर मैं आपसे मेरी जिज्ञासा समाप्त करता हूं कि यदि यह परिसीमन होता है और यह सीट आदिवासी वर्ग के लिए फिर जाती है, तो ये दोनों दलों से संभावित उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं? पहले मैं भाजपा की बात करता हूं, तो आपको कुछ नाम बोलूंगा तो थोड़ा आश्चर्य भी होगा। मेरी नजर में सबसे पहला नाम भाजपा से दुर्गादास उइके का है, जो वर्तमान में तो सांसद हैं 2 बार के और केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि लोकसभा में परिसीमन हुआ और कुछ बदला सिनेरियो, तो दुर्गादास उइके घोड़डोंगरी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना दावा पेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्वाभाविक रूप से गंगाबाई हैं, जो चुनाव जीती हैं 2023 में। उनका तो हक बनता है कि उनको रिपीट करें। ये बात अलग है कि पार्टी को उनके 5 साल के कार्यकाल के क्रियाकलाप का उनको अगर प्लस रहा तो उनको टिकट मिले, ना मिले ना प्लस रहा तो पार्टी उनको टिकट ना दे, ये पार्टी के ऊपर है। क्योंकि पार्टी कई बार पहले भी जीते हुए उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे चुकी। इनमें शिव प्रसाद राठौर, अलकेश आर्य, ऐसे कई नाम अपने सामने आते हैं। तीसरा नाम मेरी नजर में मंगल सिंह जी का है, धुर्वे का, जो मात्र 2 साल के लिए उपचुनाव में जीते थे और उसके बाद उनको टिकट नहीं मिली 2018 में, और हाल में उनको मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं। चौथा रामजीलाल जी के पुत्र हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्य कर रहे हैं, दीपक उइके, ये भी एक संभावित दावेदार हो सकते हैं। इस प्रकार ये 4 तो भाजपा से उम्मीदवार हो गए, मेरे नजर में दावेदार हो गए। अब कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहला दावा तो निसंदेह राहुल उइके का होता है, जो वैसे रिश्ते में प्रताप सिंह जी के भतीजे भी हैं और जनपद अध्यक्ष भी हैं, और पिछले चुनाव मात्र 3-4 हजार वोटों से हारे हैं। और दूसरे उम्मीदवार के रूप में ब्रह्मा भलावी भी हैं, दावेदार के रूप में, जो 2018 में तो जीते थे लेकिन 2023 में पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी। कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार के रूप में एक नया नाम डॉक्टर रमेश काकोड़िया का आ सकता है, क्योंकि रमेश काकोड़िया भी बड़े लंबे समय से एक्टिव हैं और दावेदार भी हैं। और जिस तरीके से जब से डॉक्टर पंडागरे एमएलए बने हैं, उसके बाद से डॉक्टरों में भी एक भावना बनी है कि हम भी दावा करें। तो इस प्रकार डॉक्टर रमेश काकोड़िया भी एक दावेदार कांग्रेस के हो सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। क्या कोई तीसरा मोर्चा का उम्मीदवार भी इसमें आ सकता है? बैतूल जिले में संभावना ऐसी बहुत कम है, क्योंकि बैतूल आजादी के बाद से कांग्रेस और जनसंघ, या कांग्रेस और जनता पार्टी, या कांग्रेस और भाजपा, मतलब इसी में रहा है। और ये प्रभाव जो मतदाताओं पे इन दोनों पार्टियों का ही रहा है। बीच में आप पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी आया, और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार लड़े, पर एक कोई सफल नहीं हुआ। सुनीलम भी एक 2003 में सफल हुए थे, भले वो सपा में चले गए थे, पर वो अपने व्यक्तिगत रूप से जीते थे। इस प्रकार ये दोनों कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई दूसरा मोर्चा तो यहाँ मुझे नजर में नहीं आता तीसरा। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से हमारे राजनीतिक समीक्षक नवनीत गर्ग जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और फिर से एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।